हेलो, मेरा नाम राहुल है। अभी नेक्स्ट मंथ में एडीपीओ का एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को, जो एमपीएससी नोटिफिकेशन द्वारा निकाल चुकी है। हमने इसी सीरीज में आपकी हेल्प के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम ऑलमोस्ट 5-6 सब्जेक्ट पे बात कर चुके हैं। आज जो हम सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं रैपिड रिवीजन के लिए, उसका नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। ठीक है, तो ये 2010 का एक्ट है और ये एमपी का लोकल एक्ट है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, और इजी भी है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम इस एक्ट की बात करें तो पहले बात करते हैं लोक सेवा। तो लोक सेवा जो है वो एक टाइप की पब्लिक सर्विस है, जहाँ पे आप इजीली कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं पॉलिसीज जो होती है, वहां से योजनाओं की जानकारी, या मान लीजिए आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाना है कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको जो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और ये जो सब चीजें होती हैं वो लोक सेवा द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जिनको विभाग के अनुसार उनकी जो जानकारी है वो उनको आम जनता के लिए प्रोवाइड करनी होती है, जिसके लिए प्रिस्क्राइब पीरियड होता है और प्रिस्क्राइब जो फीस होती है उसको भरने के पश्चात वो अपनी जानकारी, या मान लीजिए कोई जो सेवाएं हैं जैसे एफिडेविट है, या मान लीजिए सरकारी जो योजना है उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस एक्ट में इसको गवर्नर की कंसेंट कब प्राप्त हुई। तो ये 17 अगस्त 2010 को गवर्नर की कंसेंट प्राप्त हुई। अब ये एनफोर्समेंट कब आया, तो 29 सितंबर 2010 को ये एनफोर्समेंट पे आया। अब इसमें हम जब देखें इसके टोटल सेक्शन कितने हैं, 11। तो हमें सिर्फ एग्जाम पर्पज से जो याद रखने हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं शॉर्ट टाइटल जो इसका सेक्शन 1 है, तो वो अपन बात करेंगे इसका नाम क्या है। अब देखिए, ये एमपी का लोकल एक्ट है, तो इसका एक्सटेंशन है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो एनफोर्समेंट डेट है उस पर हम बात कर ही चुके हैं। अब डेफिनेशन इस क्लॉज में देखते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज को अगर हम देखे जाए तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो सारी डेफिनेशन है उनमें यही मेंशन किया गया कि इस सेक्शन में ये दिया, तो आगे जो सेक्शन हम वही पढ़ेंगे ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है उसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ मेंशन किया गया कि उस सेक्शन में ये चीज दी गई है। तो हम डायरेक्ट उन्हीं सेक्शन पे बात करते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे सेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको हेडिंग वाइज देख लेते हैं। सेक्शन 3 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मेंशन करती है कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो उस एक्ट में आएंगी। ठीक है, उसके लिए वो डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है वो कौन होगा। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, प्रिस्क्राइब फीस क्या होगी, प्रिस्क्राइब टाइम कितना होगा जितने में वो जो सेवा है वो प्रदान करनी है। तो ये इसका काम तो इसका है स्टेट गवर्नमेंट का। अब इसका जो सेक्शन 4 देखते हैं, ये देता बोलता है राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। तो स्टिपुलेटेड जो टाइम लिमिट जो भेद या जो निश्चित टाइम लिमिट है उसमें उस अधिकारी को क्या करनी पड़ेगी, जानकारी या उससे जो सेवा है वो देनी होगी। ठीक है, इसमें सेक्शन 5 भी इसी प्रकार की बात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, सेक्शन 5 बात करता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। तो एक एप्लीकेशन आपको जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है विद फीस के साथ आपको किसके लिए, उस ऑफिसर के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो पहुंचेगी उस ऑफिसर के पास, वो देखेगा कि भाई या तो उसको लगता है कि जानकारी देने लायक है, या मान लीजिए ये जो सेवा है देने लायक है, तो उस आवेदन को मंजूर कर सकता है या ना मंजूर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है हमें, जिसपे बहुत विशेष रूप से जो एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है अपील की। तो अपील ये इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम देखते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं अच्छे से। तो इसका सबसेक्शन 1 बात करता है एनी पर्सन हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। अभी सेक्शन 5 में अपन ने बात करी कि वहां पे क्या एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिजेक्ट हो गई, आप क्या हो गए, व्यतीत हो गए, एग्रीड पर्सन हो गए। ठीक है, तो
जो आपको क्या करना है, अपील फाइल करनी है फर्स्ट अपील ऑफिसर को विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन। तो अपन को टाइम लिमिट क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट अपील, अभी बात चल रही है फर्स्ट अपील की। फर्स्ट अपील में बात कर रहे हैं कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो 30 दिन में जैसे आपका रिजेक्शन हुआ था, जो ऑर्डर आया था आपको, उन्होंने मना कर दिया था सेवा देने, तो उसके 30 दिन के भीतर आपको क्या करनी है, फर्स्ट अपील, जो फर्स्ट अपील ऑफिसर होगा उसके समक्ष प्रस्तुत करनी है, ठीक है। इसका प्रोविजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप 30 दिन में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज है, तो आप सफिशिएंट कॉज अगर बताएंगे उन अधिकारी के समक्ष, तो वो 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अपील को, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो अपीलेट अथॉरिटी के सामने वो आई अपील, ठीक है, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या करेंगे, ऑन मोशन रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे और चाहे तो उसको उस अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसको देखेंगे कि ये अगर टाइम लिमिट में नहीं आई है या अपील उस प्रिस्क्राइब पीरियड में नहीं आई, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और जैसा उनको ठीक लगे वो ऑर्डर कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है फर्स्ट अपील में ऑर्डर टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू प्रोवाइड सर्विस विद इन, तो ये ऑर्डर किसको करेंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, क्योंकि भाई तुमने क्यों नहीं करी है, उनको निर्देश देंगे, डायरेक्ट करेंगे कि तुम्हें क्या करनी है, उनने जो सेवा मांगी है वो उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब देखिए इसका सबसेक्शन जो 2A है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील इफ द फर्स्ट अपील ऑफिसर फाइंड दैट द सर्विस वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब देखिए जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर था उसने क्या है, जो पहले सबसे पहले तो एप्लीकेशन उसके यहीं समझ प्रस्तुत की गई थी, अब उसने वो सेवा प्रदान नहीं करी, हमने लगा दी अपील, अपील अधिकारी को ये फाइंडिंग मिलती है उसमें उस मैटर के दौरान कि भाई इसने जो स्टिपुलेटेड टाइम में थी ये जानकारी नहीं दी है, ना इसके लिए कोई सफिशिएंट रीजन दिया है, ठीक है, कि सेवा ना देने के लिए। अब देखिए तो वो क्या कर सकता है, उस पर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, तो वो पेनाल्टी कौन इंपोज करेगा, ये नहीं करेगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी नहीं, ये क्या करेंगे, अपनी जो भी फाइंडिंग है वो किसको देंगे, सेकंड, जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है उनको वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि इनने क्या जानकारी नहीं दी इसलिए इनको क्या की जाए, पेनाल्टी लगाई जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील शैल लाई टू द सेकंड अपील अथॉरिटी विद इन द 60 डेज। अब देखिए ये तो हो गई पेनाल्टी वाली बात, अब देखिए सेकंड अपील का टाइम कितना है, तो सेकंड अपील आप जो फर्स्ट अपील जो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कितने दिन में, 60 दिन में, 60 डेज में क्या कर सकते हैं, सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही बात करिए, अगर आप सफिशिएंट कॉज बता देते हैं तो 60 दिन के बाद भी आपकी अपील एक्सेप्ट की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसेक्शन 4 ये बात करता है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू प्रोवाइड, ठीक है। तो इसको भी अगर लगता है कि भाई इसने सेवा प्रदान नहीं करी डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने, तो उससे बोलेंगे कि आप क्या करो, उसको सेवा प्रदान कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे और पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं। 5 में बात करता है इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 5, ठीक है। जो सेक्शन 5 में बात कहां कर रहे थे कि उसको जानकारी देने की, नॉर्मल जो फर्स्ट जब वहां बात थी कि उसने आवेदन प्रस्तुत किया था सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने क्या किया, वो सेवा प्रदान नहीं करी जो मांगी गई थी, नॉन कंप्लायंस किया उसका, तो द एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज इन द मैनर ऑफ द फर्स्ट अपील, तो ठीक है। तो ये ऐसे उसको निपटा सकते हैं जैसे फर्स्ट अपील में मैटर निपटा रहे थे, ठीक है। फिर बी बात करते हैं द डेजिग्नेटेड ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। तो इनने जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थी इनका भी ऑर्डर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने नहीं माना, तब क्या होता है, the applicant agree from the such non-compliance may submit a application directly to the second appellate, तो अब इनने क्या कर दी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी क्या कि भाई इनका ऑर्डर भी वो नहीं मान रहा है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो प्राधिकारी है जिसको सेवा देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ लगाएंगे, तो ये वही मैनर अपनाएंगे जो सेकंड अपील में चलता है, ठीक है। अब देखिए
फर्स्ट अपील ऑफिसर एंड सेकंड सेकंड अपील। तो जनरली जब हम बात करते हैं बहुत से कई एक्ट में मिलता है कि इनके पास क्या होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है। तो इन दोनों जो अपीलेट अथॉरिटी, इनके पास क्या होगा, सिविल कोर्ट का पावर होगा जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। ठीक है, जैसे रिक्वायर्ड एंड प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वायर कर सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर उनका इंस्पेक्शन करा सकते हैं। बी इश्यूइंग समन इशू कर सकते हैं किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, ठीक है, या ऑफिसर को या अपीलेट अथॉरिटी को। फिर सी है एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, और अदर मैटर जो उनको ठीक लगता है। तो ये जो पार्ट था ये क्या था, अपील का था। अब देखिए इसके आगे जो सेक्शन है वो क्या पे बात करेंगे, पेनाल्टी पे। तो इसके जो हम नेक्स्ट वीडियो में है उसमें पेनाल्टी और रिवीजन वाली बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।